वाह। आई मीन, व्हाट? अभी हुआ? आई डिडंट गेट द न्यूज़। अच्छा, लेट मी चेक। Hmm. 11 minutes ago, 9 minutes ago. You should go. Oh my god. Many people have died there. God. Okay.
So there's an earthquake in the Myanmar, Thailand region. Many people have died there. It was of 7.7 magnitude. ओके, तो फ़ैन की आवाज़ तो नहीं आ रही ना? एवरीथिंग इज़ क्लियर, विजिबल, ऑडिबल, ठीक है? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. सो yesterday's class I have talked about ठीक है. कल की क्लास में हमने क्या बात किया था? ऑडियो वीडियो सब ठीक है? ऑल ओके? कंफर्म मी वंस. ठीक है. So in the yesterday's class what I talked about I have talked about ओवरऑल यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंसुलेशन. ठीक है ना, कि कैसे इंसुलेशन आ रहा है ओवरऑल. ठीक है. इंसुलेशन का फुल फॉर्म पता होना चाहिए. द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज नोन एज द इंसुलेशन. एंड ओवरऑल वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट जो भी इंसुलेशन आ रहा है दैट इज़ द शॉर्ट वेव. ठीक है ना. और जो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है दैट इज़ दी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उसको हमने नाम दिया था. ठीक है ना. एंड देयर वी हैव टॉक्ड अबाउट ओवरऑल सम फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना, और टेम्परेचर को. एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. देयर वी हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पेसिफिक हीट. ठीक है ना. वी हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पेसिफिक हीट कि ओवरऑल दैट हाउ द सी ब्रीज इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द लैंड एंड land air is flowing towards the sea. And we have seen that the meaning of the specific heat is that anything how frequently, है ना, इट कैन बी गेट हॉटेड और उसके बाद कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा. ये सारी चीज़ें देखी थी हमने. एंड फ्रॉम देयर वी हैव कंक्लूडेड दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज मोर कंपेयर टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सैंड और लैंड. ठीक है. देन वी हैव ओवरऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन. सो नॉर्मली व्हाट हैपन इफ यू आर मूविंग above from the surface of the earth, the temperature should decrease. But in some conditions, some cases, the temperature can increase also, and that's known as the temperature inversion. We have taken the concept of because why this happens, because of, let's say, there's some clouds, or let's say that this valley example I've given, because of the valley, because no sunlight is reaching at the bottom of the valley, so टेम्परेचर वहाँ पर कम रहेगा, और ऊपर क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट है इसलिए टेम्परेचर वहाँ पर ज़्यादा रहेगा. तो दीज थिंग्स वी हैव अंडरस्टैंड. एंड वी हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ द पेरिजी एंड अपोजी, पेरीहीलियन एंड पेरीहीलियन. पेरिजी का मतलब क्या होता है कि when the earth and the moon are very close to each other, it's perigee. And perihelion when the moon and when the sun and the earth is very close to each other, that is the perihelion. तो perihelion के ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने देखे थे. हीट बजट मतलब ओवरऑल कितनी अर्थ में हीट आ रही है, कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट वी हैव सीन. फ्रॉम द हीट बजट ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एल्बिडो. व्हाट वाज द एल्बिडो? सो बेसिकली द एल्बिडो वाज द कॉन्सेप्ट वेयर व्हाट इज हैपनिंग. एल्बिडो में क्या हो रहा था बेसिकली दैट, इसको बंद ही कर देता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगी. ठीक है. सो एल्बिडो में क्या हो रहा था, बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन द एल्बिडो, कितना अर्थ में इंसुलेशन आ रहा है और कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है. ठीक है ना. अर्थ में कितना इंसुलेशन आ रहा है और अर्थ से कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है ओवरऑल, तो वो क्या हो गया एल्बिडो.
यानी कि कितना परसेंटेज अर्थ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड देयर आई हैव टोल्ड यू दैट ओवरऑल अर्थ में कितना, देयर आई हैव टोल्ड यू तो ओवरऑल अर्थ की एल्बिडो कितनी है, 0.3 है। 0.3 मतलब 30% जो चीज़ें हैं वो अर्थ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, 30% जो एनर्जी वो अर्थ से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। डिफरेंट बॉडी होती है, अलग अलग उनकी एल्बिडो। जैसे अगर बात किया जाए एल्बिडो ऑफ द स्नो, वो 80 to 90% एल्बिडो ऑफ द स्नो है, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट एल्बिडोज के बारे में बात किया था, ठीक। नाउ अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, कुछ चीज़ों के बारे में और बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दो शब्द हैं, जैसे इस मतलब इस डेटा में, इस पीपीटी में लॉट ऑफ द थिंग्स, पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, दैट आई इवन प्रोवाइडेड यू, जो वो पीडीएफ थी वैल्यू एडिशन वाला, जिसमें क्या था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में ज्योग्राफी थी, दैट वाज द ओनली एसेंशियल पार्ट दैट यू नीड टू गो थ्रू, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें, मेंस का भी है, थोड़ा सा स्टेट पीसीएस के हिसाब से भी है, तो हम उतना नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, बट कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात की यहाँ पे लिखा हुआ है द हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो हाउ एटमॉस्फेयर हीटेड, एटमॉस्फेयर हीट कैसे होता है, एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ द कंडक्शन, एडवक्शन और कन्वेक्शन। तो तीनों तरह से जो है वो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हीट हो सकता है, ठीक है ना। ना व्हाट इज द कंडक्शन, वही जो इंसुलेशन आ रहा है ना, इंसुलेशन जो आ रहा है आपके अर्थ में है ना, अर्थ सन की रेस की वजह से वो जो हीट हो रहा है, दैट इज द कंडक्शन। कंडक्शन का इस्तेमाल हम और भी कहीं करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एन आयरन रॉड, ठीक। अब आयरन रॉड का इफ़ यू हीट द पार्ट ए, है ना, विद द फायर, आग से, फ्लेम से, इफ़ यू हीट द पार्ट ए ऑफ द आयरन रॉड, द पार्ट बी विल ऑल्सो गोइंग टू बी हीटेड, वो भी क्या हो जाएगा, इट विल बी गेट हीटेड। सो वाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज वाई द प्रोसेस ऑफ द कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता है, फॉर द कंडक्शन देयर सम पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, और वो पार्टिकल एक दूसरी जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और वो पूरी प्रोसेस जो आती है कंडक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एयर इंटरैक्ट्स with the land and get heated gradually and upper layer in touch with the lower layer। कहानी सब लिखी है, कहने का मतलब क्या है, the main concept is of the conduction that for the conduction there should be some medium। conduction के लिए क्या चाहिए, there should be some medium, और medium होगा तो वहाँ पे क्या होगा, medium होगा तो वहाँ पे कुछ particles होंगे, और पार्टिकल से ही क्या होती है, हीटिंग होती है। जैसे अगर रॉड का केस ले लिया जाए तो रॉड के केस में क्या हो रहा है, अब रॉड में क्या आयरन रॉड है तो आयरन के पार्टिकल्स हैं, तो अगर क्या होता है इफ दिस पार्टिकल, पहला पार्टिकल हीट हो गया तो दूसरा पार्टिकल हीट होगा, दूसरा तो तीसरा, तो इस तरह से क्या हो रहा है, ऑल द पार्टिकल सीक्वेंसली वो क्या हो रहा है, एक एक करके सारे हीट होते जा रहे हैं, और इसी तरह से पॉइंट बी भी क्या हीट हो गया, लेकिन हम हीट किसको कर रहे थे, सिर्फ हीट तो कर रहे थे हम सिर्फ पॉइंट ए को। तो ये हो गया कंडक्शन का। और यहाँ पर किसकी बात करें, क्योंकि वी आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, वी आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर के सेंस में बात कर रहे हैं कि अगर लैंड हीट हो गया, फॉर एग्जाम्पल इफ द एयर इंटरेक्ट करेगी लैंड से, ठीक है ना, और लैंड हीटेड है तो एयर भी क्या हो जाएगी, हीटेड हो जाएगी। ये पूरा कंडक्शन का प्रोसेस हो गया, ठीक। और बाकी आपको बता दिया कि जो विंड होती है वो कैसे फ्लो करती है, विंड कैसे फ्लो करती है, दैट इज समथिंग वी हैव अंडरस्टैंड इन द लास्ट क्लास, ठीक। कैसे बताया था विंड कैसे फ्लो करती है, सिंपल सी बात है कि अगर विंड है, लेट्स से दिस इज द विंड मास 1, ठीक है ना, एक यहाँ पर कुछ विंड मास 2 है यहाँ पर, ठीक है। सो अगर इस विंड का टेम्परेचर हाई है तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। व्हेनेवर द टेम्परेचर इज हाई प्रेशर विल बी लो। क्यों, टेम्परेचर हाई हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर हाई मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है तो इसका प्रेशर लो हो गया। यहाँ पर टेम्परेचर कम है, प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। एंड विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एनीथिंग, कुछ भी होगा हमेशा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दिस इज द नॉर्मल रेट ऑफ फ्लो। फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परेचर की बात करोगे तो अगर एक बॉडी का टेम्परेचर हाई है, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर लो है, सो इवन इन दिस केस द टेम्परेचर और द हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, दिस इज द बेसिक लॉ, ठीक है ना। अब देखो दो चीज़ें जो समझना पड़ेगा, यहाँ से भी थोड़ा समझ सकते हो, द प्रोसेस ऑफ द कंडक्शन, रेडिएशन, इन सबको। फॉर एग्जाम्पल बात करें कंडक्शन की, तो इन द केस ऑफ द कंडक्शन व्हाट यू नीड सम मीडियम, कुछ रॉड होगी, ओनली देन द एनर्जी विल फ्लो, दिस इज द कंडक्शन। रेडिएशन में मतलब जैसे जो सन की एनर्जी जो आती है, इंसुलेशन जो हो रहा है वो रेडिएशन का ही टाइप है ना, रेडिएशन एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी आप बात कर सकते हो। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, now you can understand the convection via the process। let's say you have taken a pot, ठीक, in this pot you have flamed it, ठीक है, नीचे से इसको फ्लेम कर दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, now if there is a water molecule, let's say this is the water molecule A और यहाँ पर है this is the water molecule B, clear। now how this water molecule B will going to be heated, the moment A will going to have enough energy, तो ये एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगा,
क्योंकि सारी जगह तो पानी भरा हुआ है ना। सो दिस ए विल ट्रांसफर द एनर्जी टू द बी, और उस तरह से क्या हो जाएगा, बी भी हीट हो जाएगा। तो ये कैसे हीट हुआ, दिस हीट, ये हीट हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है, अब हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वन थिंग इज द कन्वेक्शन एंड अनदर थिंग इज द एडवेक्शन। कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन, अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, देखो कन्वेक्शन के बारे में हमें थोड़ी सी बात पता चल गई कि कोई चीज़ ऊपर उठ रही है। देखिए जब भी हम कन्वेक्शन की बात करेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई गिव यू द एग्जांपल कि हाउ द प्रेसिपिटेशन हैपन और हाउ द क्लाउड इज फॉर्म्ड, क्लाउड कैसे फॉर्मिंग होती है, प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, तो उसका सिंपल से अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है इसी की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाँ चलो इसी को ले लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये कुछ एक विंड का पैटर्न बना हुआ है ना, इन इस विंड के पैटर्न में क्या है, इस विंड के पैटर्न में फॉर एग्जांपल इन दिस रीजन, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लेट्स से फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर इज हाई, लैंड का जो टेम्परेचर है वो हाई है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हाई देन द प्रेशर विल बी लो, तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज द लो प्रेशर। इफ द प्रेशर इज लो, इफ द प्रेशर इज लो, ठीक है ना, इफ द प्रेशर इज लो तो मीन्स क्या हो गया, अगर एयर का प्रेशर लो है तो एयर क्या हो गया, हल्की हो गया, तो मतलब क्या हो गया, द लाइट वेट, एयर क्या हो गई, लाइट वेट। अगर एयर लाइट वेट है तो क्या होगा, ऊपर उठेगी कि नीचे जाएगी, डेफिनेटली इट विल कन्वर्ज, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, ठीक है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, वहाँ पर होगी कन्वेक्शन, ठीक है, वो क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। तो कन्वेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, ये ऊपर एयर उठेगी, ठीक है, कन्वेक्शन की प्रोसेस से क्या होगी, ऊपर एयर उठेगी, और जब क्योंकि ये हल्की एयर है और प्लस इसका टेम्परेचर भी क्या है, हाई है, तो इसी वजह से जब ये ऊपर जाएगी तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना, वहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, वो सब मिलकर यहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगी। द बेसिक नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रेसिपिटेशन इज दैट देयर शुड बी लो टेम्परेचर, देयर शुड बी लो टेम्परेचर, ये बेसिक नेसेसरी कंडीशन है इसके लिए, फॉर द प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि देयर टू प्रोसेसेस, वन इज द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ ऊपर उठती है तो उसको हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। एडवेक्शन का मतलब क्या होता है, एडवेक्शन का मतलब होता है जब कोई चीज़ हॉरिजॉन्टल जाए। सो बेसिकली कन्वेक्शन इज व्हाट, इट इज यू कैन से द वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है, एडवेक्शन इज व्हाट, इट इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है, एडवेक्शन इज द हॉरिजॉन्टल। जैसे अभी हॉरिजॉन्टल में बात किया था ना, जैसे एक कहा था फॉर एग्जांपल कहा था वेदरिंग, वेदरिंग में क्या हो रहा था कि वो जो पार्टिकल्स थे, रॉक पार्टिकल्स, वो टूट के वहीं पर गिर रहे थे, दैट इज द वेदरिंग। नेक्स्ट थिंग आई हैव गिवन द नेम एज द इरोजन। सो इन द केस ऑफ इरोजन जो पार्टिकल्स थे वो उड़ के दूसरी जगह जा रहे थे, सो दैट वाज द इरोजन, ठीक है। तो ये वेदरिंग हो गया और ये इरोजन हो गया, दो चीज़ों के बारे में हमने बात किया था, वेदरिंग एंड इरोजन, क्लियर, ठीक है, ओके। और इंडिया के केस में भी ये होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर, लेट्स से दिस इज द, अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा मैं इसको, पर यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है ना, अब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक, ठीक। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फॉर एग्जांपल जैसे साउथ वेस्ट मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो साउथ वेस्ट मानसून कैसे आता है पता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब साउथ वेस्ट मानसून है, यानी कि यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी है, अरेबियन सी है। तो मैंने बताया था कि जो सी का जो टेम्परेचर होता है, यानी पानी जो होगा जल्दी ठंडा नहीं होता, जल्दी गर्म नहीं होता। तो बेसिकली अगर बात किया जाए कि इफ़ दिस इज़ द लैंड, ये लैंड तो है ही ऑब्वियसली, तो इस लैंड का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली इट विल बी वेरी फ्रीक्वेंट, दिस प्रोसेस इज वेरी फ्रीक्वेंट, एंड द प्रेशर विल बी एट मच लोअर एंड, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ वाटर द टेम्परेचर विल बी लो एंड द प्रेशर विल बी हाई, है ना, क्योंकि पानी इतनी गर्म नहीं होता, बिकॉज वाटर की स्पेसिफिक हीट इज मोर देन द लैंड। इन दिस केस व्हाट विल हैपन, द बिकॉज द प्रेशर इज हाई एंड हेयर द प्रेशर इज लो, सो विंड विल फ्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दिस इज द साउथ वेस्ट मानसून विच कॉजेज द मोर देन 70% ऑफ द प्रेसिपिटेशन इन इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती है। अब प्लस यहाँ पर क्या है, ये विंड यहाँ से आ रही हैं, प्लस यहाँ पर क्या है, प्रेशर लो है, टेम्परेचर हाई है, तो यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी कन्वेक्शन, कन्वेक्शन होगा यहाँ पर, बात समझ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल द रीजन जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से कन्वेक्शन की वजह से यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होंगे एंड देयर बी प्रेसिपिटेशन, एंड दिस साउथ वेस्ट मानसून ये भी इसमें चीज़ों को ऐड करेगा, ठीक है। यहाँ पर तो कन्वेक्शन हो ही रहा है, यहाँ पर तो कन्वेक्शन हो ही रहा है,
ठीक है ना। और ये साउथ वेस्ट मानसून भी क्लाउड्स को लेके आ रहा है। क्यों लेके आ रहा है? बिकॉज यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर, और यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है। ये कन्वेक्शन और डायरेक्शन के दो प्रोसेसेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वहीं पे लिखा हुआ है दैट, वही हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मतलब वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है ना। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा ऑब्वियसली, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एडवेक्शन बोल रहे हैं। जो वर्टिकल मूवमेंट करेगा ट्रांसफर ऑफ हीट का, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज़ दी कन्वेक्शन। अच्छा, कन्वेक्शन जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं ये भी जो है, अब एनर्जी मूव कर रही है ना ऊपर, विंड मूव कर रही है, तो वही जो टर्बुलेंस कॉज किया था, तभी मैंने कहा था कि ट्रोपोस्फेयर में, को यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा हुआ है, द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी इज लिमिटेड ओनली टू द ट्रोपोस्फेयर, यानी कि जो एनर्जी और ट्रोपोस्फेयर में ट्रांसफर हो रही है, तो इसीलिए ट्रोपोस्फेयर में प्लेन्स नहीं उड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, विंड्स मूव कर रही हैं, ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो जा रही है वहाँ पर। सो बिकॉज ऑफ दैट दीज थिंग्स विल हैम्पर द ट्रोपोस्फेयर, तो ट्रोपोस्फेयर जो भी मूवमेंट हो रहा है वो हैम्पर होगा। सो बेसिकली इन द ट्रोपोस्फेयर देयर विल बी लॉट ऑफ द इफेक्ट ऑफ ओवरऑल जो इनस्टेबिलिटी ऑफ द अर्थ है, वहाँ पर वो दिखेगी हमें। सो हैंस ऑल द प्लेन्स जो भी हैं, है ना, दे फ्लाई इन दी स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, और यहाँ से फिर जब ये विंड ठंडी हो जाती है तो यहाँ से ये सब्सिडेंस होता है इसका, ठीक है ना, नीचे आके ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। और सब्सिडेंस के केस में यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक। सो यू कैन अंडरस्टैंड, तो ये थोड़ा सा कंडक्शन हो रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ग्राउंड हीट टू द एयर, ठीक। और फिर यहाँ से ये कन्वेक्शन, और ये अर्थ जो आ रहा है, दिस इज द रेडिएशन, और इसको इंसुलेशन कुछ भी आप बोल दो, ठीक है ना। ओके, लैप्स रेट क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि एज यू आर मूविंग फ्रॉम द सरफेस से, आप ऊपर जा रहे हो अर्थ की सरफेस से जैसे ऊपर आ रहे हो, तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर विल बी लेस, टेम्परेचर कम होता जाएगा। सो देयर विल बी रिडक्शन इन द टेम्परेचर। So the rate at which the temperature reduces, the moment you move from above the surface of the earth, तो उसको बोलते हैं क्या, लैप्स रेट। ये ओवरऑल 5 डिग्री पर किलोमीटर पे ये डिक्रीज होता है। तो मतलब अगर आप 1 किलोमीटर चले गए तो आपका 5 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर के बारे में इतनी बातें आ रही हैं, तो अभी आप साइंस में ही पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, थोड़ा सा साइंस का भी थोड़ा बता देता हूँ मैं। ओवरऑल वेदर यू आर वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल, चलो बताओ आप क्या हो, वार्म ब्लडेड हो कि कोल्ड ब्लडेड हो? आप क्या हो, वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड? मीन्स ह्यूमंस, ओके, ह्यूमंस आर वार्म ब्लडेड, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो रिलेट दिस थिंग विद द फैक्ट कि जैसे हमको कभी गुस्सा आ गया तो बोलते नहीं तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, या मेरा दिमाग गर्म मत करो, है ना। इन लोकल लैंग्वेज वी से दिस थिंग, मेरा दिमाग बहुत गर्म मत करो। तो गर्म मत करो मतलब क्या हो गया, वी आर वार्म ब्लडेड, सो दिस इज द वन थिंग। नेक्स्ट थिंग, वी आर वार्म ब्लडेड, एंड द मीनिंग ऑफ वार्म ब्लडेड इज दैट वी कैन मेंटेन दी होम्योस्टेटिस, ठीक है ना, होम्योस्टेटिस। तो इसको हम क्या करते हैं, मेंटेन करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? मीन्स वी कैन मेंटेन आर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करके रखते हैं। देन हु कैन नॉट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर? सो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एक्वेटिक कोई एनिमल है, ठीक है ना, सो दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, एंड बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, सो एवरी नाउ एंड देन फ्रीक्वेंटली दे हैव टू मूव inside the water and come outside of the water. For example, you can take the example of the crocodile or alligator or whatever, ठीक है ना। और फ्रॉग ऑल्सो, फ्रॉग राना टिग्रीना, इसको साइंटिफिक नेम इसका राना टिग्रीना है, फ्रॉग। तो बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, तो वो होते हैं क्या, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो अगर उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, दे विल गो इनसाइड द वाटर, अगर कम हो गया दे विल कम आउटसाइड द वाटर, ठीक है ना। बाय द वे, जो आपका एलिगेटर है या क्रोकोडाइल बोल दो, तो ये क्या है, ये बेसिकली इट इज़ अ रेप्टाइल, ठीक, ये हो गया। बाकी बॉडी के बारे में एक और चीज़ बताना चाहिए, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इन फॉरेनहाइट इट इज़, एक रेडियो आता था रेड FM 98.6 रेड FM, तो 98.6 रेड FM याद रखेंगे, रेडियो आता था, रेडियो, ठीक है ना, रेडियो पता होगा आपको। सो एंड इन द ट्रांसमिशन ऑफ द रेडियो आयनोस्फीयर ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, वहाँ पे आयन्स होते हैं इसलिए। 37 डिग्री सेल्सियस इज दिस 98.6 फ़ारेनहाइट, एंड C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। तो ये क्या है, ये कन्वर्जन है, अगर इफ़ यू वांट टू चेंज फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट, टू मेंटेन क्योंकि अब टेम्परेचर की बात हो रही है इसलिए थोड़ी चीज़ें और बता देता हूँ मैं।
टू measure the temperature we use mercury thermometer, ठीक है। पर देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ द मर्करी थर्मोमीटर इज कि वो सिर्फ -39 डिग्री तक ही, डिग्री सेल्सियस तक ही मेंटेन कर पाती मर्करी थर्मोमीटर। उससे नीचे मेजर करना है आपको, देन व्हाट यू नीड अल्कोहल थर्मोमीटर। तो कुछ ये फैक्ट पता होने चाहिए, ठीक है, ये वाले बात। ओके, सो ओके फॉर ये तो बात कर चुके हैं इसके बारे में। टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं ना, दीज थिंग्स वी हैव टॉक्ड अबाउट ओवरऑल। ओके, अच्छा अब बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द कोरियोलिस फोर्स, दैट व्हाट इज द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या है? देखो, कोरियोलिस फोर्स इट इज़ एन इमेजिनरी फोर्स यू कैन से, और फॉर एग्जाम्पल द स्यूडो फोर्स यू कैन से। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ in your classrooms maybe you have studied about these things in school, about the centrifugal force. So centrifugal force क्या होता है? If you are moving something round and round, so the force which is exerting towards the center is the centrifugal force, ठीक। एक होता है इसका उल्टा is the centripetal force, जो बाहर की ओर exert होता है उसको बोलते हैं centripetal force। सर वॉइस अप डाउन हो रही है आपका, वॉइस अप डाउन हो रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए भाई, इसमें तो नहीं होना चाहिए। चलो अभी थोड़ा देर में शायद सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो जो बाहर से जा रहा है, जो बाहर लग रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक अ बकेट और बकेट को आप क्या करो, राउंड घुमाओ, राउंड, ठीक है। अगर आप राउंड घुमा रहे हो तो द मोमेंट योर बकेट ओके इट इज जस्ट अबव योर हेड, तो उस टाइम पे क्या पानी होना क्या चाहिए, व्हाट शुड बी द केस, द वाटर शुड फॉल ना, द वाटर शुड फॉल, बट वाटर इज नॉट फॉलिंग क्योंकि आप इतनी स्पीड में कर रहे हो। सो देयर इज अ स्यूडो फोर्स व्हिच इज द सेंट्रीपेटल फोर्स। इन द सेम मैनर द मोमेंट बिकॉज द अर्थ इज मूविंग, है ना, अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस एट 23.5 डिग्री टिल्टेड, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, and because of that rotation, ठीक है ना, there's a pseudo force developed on earth which is known as the Coriolis force, and you can also relate this thing with for example, have you ever gone in a swing, जो झूला होता है, ठीक है, झूला क्या होता है जिसमें एक ऐसे गोल गोल होता है और यहाँ पर आप खड़े हो जाते हो, ठीक, और उसके बाद उसको गोल गोल घुमाते हो, है ना, कुछ उसको बोलते हैं, है ना, मैरी नहीं है, लगा कुछ है वो होगा वो, ठीक है। तो इसको जब घुमाते हो आप गोल गोल तो आपको लगता है कि आप बाहर की तरफ निकल रहे हो। हैव यू एवर फेल्ट दिस थिंग? आपको लगता है कि बाहर की तरफ आप गिर रहे हो जब ये बहुत तेज गोल गोल घूमता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स, अपीलिंग फोर्स। तो उसी तरह से क्या है, कोरियोलिस फोर्स है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? द मीनिंग ऑफ द कोरियोलिस फोर्स की कोई भी चीज़ जब वो मूव करती है, ठीक है ना, तो वो डिफ्लेक्ट कर जाती है टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स व्हाट इज हैपनिंग, इफ दिस इज द अर्थ, सो एनीथिंग विच इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल मूव इन द राइट डायरेक्शन एंड एनीथिंग विच इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर विल मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स causes the any moving body to deflect towards the right in the northern hemisphere and left in the southern hemisphere, ठीक है। So this is the concept of the Coriolis force. ये क्या है? It is the imaginary force produced due to the rotation of the earth. Clear? Okay. Now one more thing, before moving, one more thing I want to tell you with the Coriolis force about the cyclones and anticyclones. अभी आगे आएगा बट अभी यहाँ पर ज़रूरी इसको बता देते हैं. So about the cyclones and anticyclones, ठीक है ना, clear. So what you need to understand is the ANC and CNA. What is it? So इसको ऐसे लिख लो, CNA ऐसे यहाँ लिख लो, CNA and ANC. CNA मतलब क्या होता है? साइक्लोन. C for cyclone, N for in the northern hemisphere, R anti-clockwise.
तो साइक्लोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर एंटी क्लॉकवाइज. सो इफ़ यू हैव अ साइक्लोन, ठीक है ना, इफ़ यू हैव अ साइक्लोन, और साइक्लोन कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर. सो इफ़ यू हैव अ साइक्लोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे विल बी एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स देयर मूवमेंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. CNA न्यूज़ चैनल भी आता है ना, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं. नेक्स्ट so if for example if the cyclones in the northern hemisphere are anti-clockwise, so this means the cyclones in the southern hemisphere are clockwise. Yes or no? huh? If the cyclones in the northern hemisphere are anti-clockwise, इसका opposite क्या हो जाएगा? The opposite of will be the cyclones in the southern hemisphere will be clockwise. In the same manner, if A for anticyclone, if the anticyclone in the northern hemisphere are clockwise, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? The anticyclone in the southern hemisphere are anti-clockwise. क्लियर होगी बात? इतनी चीज़ें लिख लीजिए आप. ANC और CNA लिख लीजिए आप, ऐसे याद रहेंगी चीज़ें आपको. लिख लीजिए कॉपी में, ANC CNA लिख लीजिए. हो गया? ठीक है, तो ये हमारी किसकी बात होगी? साइक्लॉन्स की और एंटी साइक्लॉन्स की. साइक्लॉन्स के लिए हमें साइक्लॉन्स के लिए एक ये भी चीज़ लिख लीजिएगा कि जो साइक्लॉन्स होते हैं ना, साइक्लॉन्स के लिए उसकी जो आई होती है वहाँ पर हमें लो प्रेशर चाहिए, मतलब नीचे हमें लो प्रेशर चाहिए, उसको लो प्रेशर साइक्लॉन्स के लिए नीचे. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो कंडीशन देखी थी ना हमने, कौन सी कंडीशन? कन्वेक्शन वाली, जहाँ पर हमने बात कर रहे थे ये वाली कंडीशन, दिस कंडीशन है ना. दिस कंडीशन इज़ गुड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लॉन्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर भी है, ठीक है, और यहीं से क्या हो जाएगा, विंड बहुत तेज, जैसे कन्वेक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड में हो रहा है तो मूव करने लगा, इट विल टेक द शेप ऑफ द साइक्लॉन. साइक्लॉन के लिए नीचे क्या होना चाहिए? यहाँ पर लो प्रेशर होता है, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर अगर लो प्रेशर है साइक्लॉन्स के लिए, अभी आगे आएगा सब बताऊँगा थोड़ा बहुत, तो ये अगर यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ से विंड तो बहुत ऊपर जा रही ना, स्पीड में जा रही, तो यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा, बस. ठीक, इतनी सी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, ईजी है. ठीक है. अब हम थोड़ी सी बात करेंगे सेल्स के बारे में. व्हाट इज़ दिस सेल, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. तो वो ये यहाँ पर ये डायग्राम से भी समझ सकते हो थोड़ा सा. जब साइक्लोन फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर क्या, दिस इज द लो प्रेशर कन्वर्जिंग, ठीक है. तो यहाँ पर जो वेव्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कन्वर्ज कर रहे हैं. कन्वर्ज का मतलब आपस में आके मिल रहे हैं, ठीक. और जब कन्वर्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लो प्रेशर है. जब ऊपर जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, ये डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक, और वो हाई प्रेशर पे होंगे, ठीक है. ओके, अब हम थोड़ा सा इस डायग्राम को समझेंगे. ये क्या है? देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि तो ऑब्वियसली ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है. अर्थ में दिस इज़ द इक्वेटर, ठीक, दिस इज़ द कैंसर एंड दिस इज़ द कैप्रिकॉर्न, ठीक. और ये जो एरिया जो हो गया प्रॉपर ट्रॉपिकल एरिया हो गया. ये हमारा सन है, सन इज कास्टिंग इट्स से मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि मैक्सिमम एट द इक्वेटर, और पूरा ट्रॉपिकल एरिया में अच्छे से जो रहेगा इंसुलेशन रहेगा, काफ़ी अच्छे से रहेगा, कोई इसका इशू नहीं है. यानी कि जो मैक्सिमम हीटिंग होगी वो कहाँ पे होगी, इसी एरिया में मैक्सिमम हीटिंग होगी, ठीक है ना. अब अगर इस एरिया में इन द ट्रॉपिकल रीजन इफ़ द हीटिंग इज़ द मैक्सिमम, सो द टेम्परेचर इज़ मैक्सिमम इन दिस एरिया. इफ़ द टेम्परेचर इज़ मैक्सिमम मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, मिनिमम. इफ़ द प्रेशर इज़ मिनिमम तो मतलब एयर क्या हो गए, लाइट हो गई, तो लाइट एयर क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको चार्ट के ऐसे बना दें, मतलब चार्ट के फॉर्म में बना दिया हमने, तो ये क्या हो गया, दिस इज द इक्वेटर, ठीक, दिस इज द इक्वेटर. अब इस इक्वेटर में क्या है, बिकॉज
बिकॉज द मैक्सिमम इंसोलेशन हैपनिंग नियर द इक्वेटर ओनली। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास क्या हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ ये पूरा क्या हो गया, दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ अगर ये है मान लीजिए, तो ये हमारा फॉर एग्जांपल 23 तक हमारा ये ट्रॉपिकल एरिया हो गया। अब इस एरिया में, इन दिस ट्रॉपिकल एरिया, मैक्सिमम इंसोलेशन इज हैपनिंग, सो बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर इज हाई और प्रेशर क्या है, लो। और प्रेशर जो लो है तो उसकी वजह से क्या होगा, विंड क्या होंगी, विंड कन्वर्ट्स कर जाएंगी। कन्वर्जेंस के बारे में बताया ना अभी आपको, कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है कि वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द विंड, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। और एडवेक्शन का मतलब क्या होता है, जब विंड हमारी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है। और कन्वेक्शन की वजह से क्या होता है, कन्वेक्शन की वजह से जब विंड ऊपर मूव कर जाएंगी देन वो एक्यूमुलेट करके क्लाउड का फॉर्मेशन करके दे विल कॉज दी प्रेसिपिटेशन। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिकॉज ये लो प्रेशर, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल द विंड, जितनी भी विंड्स होंगी ये सारी यहाँ से क्या हो जाएंगी, ये सारी विंड्स यहाँ से ऊपर मूव कर जाएंगी। ठीक, और यहीं पर बनती है क्या, यहीं पर बनती है ITCZ। ये क्या होता है ओवरऑल, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अब अगर मैं बात करूं, इफ़ दिस इज द इक्वेटर फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द इक्वेटर, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप इसको ऐसे समझिए, अभी मैंने आपको क्या बताया, देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, अगर ये 0 डिग्री है आपका एंड दिस इज़ योर 23.5, तो बिकॉज जैसे यहाँ पर ओवरऑल टेम्परेचर यहाँ पर लो है, ठीक, टेम्परेचर हाई है यहाँ पे और प्रेशर क्या है, लो है। तो अगर टेम्परेचर हाई है तो डेफिनेटली यहाँ से जो विंड होगी वो ऊपर उठेंगी और यहाँ से विंड जो होंगी वो भी ऊपर उठेंगी, ठीक है ना, एंड दे विल मूव इन दिस डायरेक्शन। ठीक, क्लियर। और इसको एक सेकेंड यहाँ से आप समझिए इसको, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए ये है हमारा इक्वेटर, दिस इज द इक्वेटर, ठीक, दिस इज द इक्वेटर, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि ट्रेड विंड्स के बारे में। ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, जो भी विंड्स 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में जो चलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड विंड्स। तो दीज आर दी ट्रेड विंड्स, ठीक, ये क्या होती है, ट्रेड विंड्स। और ये जो ट्रेड विंड्स जहाँ पर कन्वर्ज करती हैं वहाँ पर एक ऐसा जोन बनता है जो क्या होता है, जो लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर पे सिंपल सी बात है, कहीं पर भी अगर मान लीजिए कि 2 विंड टकरा रही हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर लो प्रेशर का जोन बनेगा, ठीक है, वहाँ पर लो प्रेशर का जोन बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनता है, लो प्रेशर का जोन बनता है। और यहाँ पर ओवरऑल क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता किसी भी चीज़ का, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, वो काफ़ी शांत एटमॉस्फेयर रहता है वहाँ पे, जो प्लेस है वो बहुत ज़्यादा शांत रहता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ITCZ, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। क्या हो गया, ट्रॉपिकल एरिया में कन्वर्ज कर रही है, कौन कर रही है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि ये वाली ट्रेड विंड्स और ये वाली ट्रेड विंड जहाँ पर कन्वर्ज करती है उसको बोलते हैं ITCZ, ठीक है, ITCZ। इस ITCZ की ओवरऑल मूवमेंट भी होती है। मूवमेंट कब होती है, ये कभी कभी नॉर्थ में मूव करती है, कभी कभी साउथ में मूव करती है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा जब हम एल नीनो ला नीना की बात करेंगे, तब वहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो ITCZ है, ठीक है ना, इस कंडीशन में फॉर एग्जाम्पल जून जुलाई में जो ITCZ है वो ऊपर की साइड में, ठीक, पर ये नवंबर दिसंबर में ये नीचे की साइड में, ठीक। अगर मैं अभी इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि ओवरऑल ये जो लो प्रेशर का जो जोन बन रहा है ये कैसे बन रहा है। ऑब्वियसली जो लो प्रेशर का जोन बनता है, जैसे इसी के बारे में बात की जाए, अगर इस जगह पे बात की जाए, ये लो प्रेशर का जोन बन रहा है, कैसे बन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अर्थ की पोजीशन के बारे में बात करूं, तो अगर ये सन की पोजीशन है, आप अभी मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग क्लास में अबाउट दी समर सोलिस्टाइज और विंटर सोलिस्टाइज। अगर मैं बात करूं समर सोलिस्टाइज के बारे में, समर सोलिस्टाइज में सन की पोजीशन जो अर्थ की पोजीशन से कुछ ऐसी रहेगी,
अर्थ की पोजीशन कुछ ऐसे रहेगी, यानी कि इफ दिस इट विल बी टिल्टेड लाइक दैट। तो यानी कि अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो ज़्यादा एक्सपोज्ड होगा किसके, सनलाइट के। अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल बी, उसका जो मैक्सिमम पार्ट होगा विल बी एक्सपोज टू द सनलाइट। कब, समर सोलिस्टाइस में। समर सोलिस्टाइस में, समर सोलिस्टाइस का मतलब क्या होता है कि वो जून जुलाई में जो होता है 21 जून को मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम 21 जून को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनलाइट पड़ती है, ठीक है ना, उस समय हमारे यहाँ गर्मी रहती है, ठीक। तो इस समय क्या होगा, मैक्सिमम क्योंकि जो है सनलाइट पड़ रही है वो क्या पड़ रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है। तो उस कंडीशन में जो ITCZ होता है वो ऊपर मूव कर जाता है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव कर जाता है। क्यों, ITCZ है क्या, वो एरिया जहाँ पर मैक्सिमम सनलाइट पड़ रही है और उसकी वजह से दो वेव्स कन्वर्ज कर रही हैं, उसको हम लोग बोले ITCZ, ठीक। और यही कंडीशन ऑपोजिट हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें विंटर सोलिस्टाइस के केस में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, विंटर सोलिस्टाइस के केस में ये कंडीशन होगी, यानी कि मैक्सिमम जो सनलाइट पड़ेगी वो कहाँ पड़ेगी, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगी। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगी तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया कि हीटिंग जो होगा वो मैक्सिमम सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, और जहाँ पर हीटिंग होगी वहीं पर ही ITCZ बनेगा। तो उस कंडीशन में जो ITCZ होता है वो नीचे शिफ्ट कर जाता है। तो ये उसका पूरा ओवरऑल रीज़न है ना, एक्सप्लेनेशन है। और ये हम पढ़ेंगे जब हम लानिना और एलिनो के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है बेसिकली, ठीक है। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि ITCZ क्या होता है, वो एरिया जहाँ पर ऊपर की ट्रेड विंड्स, ठीक, और नीचे की विंड्स आ रही हैं, कन्वर्स कर रही है, उसको हम ITCZ बोल रहे हैं, दैट मच ओनली। ट्रेड विंड्स को ट्रेड विंड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये परमानेंट विंड्स होती हैं, दीज आर दी परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स का मतलब कि ये फ्लो करेंगी थ्रू आउट द ईयर, दे विल फ्लो थ्रू आउट द ईयर। एंड अभी तो हमारे पास शिप्स हैं, बहुत बड़े बड़े शिप्स हैं, डीजल शिप्स हैं, न्यूक्लियर पावर्ड शिप्स हैं, पर इन हिस्ट्री, ठीक है ना, बहुत पहले क्या होता था कि टू ट्रेड दे डोंट हैव बैक शिप्स। तो उसके पास वहाँ पर क्या होता था, ऑप्शंस क्या होता था कि व्हाट दे डू, दे ओवरऑल दे मूव देयर शिप, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड विंड। तो उनका जो शिप होता था ट्रेड विंड की हेल्प से वो मूव करता था फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, इसीलिए उसको बोलते हैं ट्रेड विंड। तो ये हेल्प करती थी ट्रेड करने में, ठीक है। सो दिस इज द ओनली रीज़न। अभी मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा था, मैं एक्सप्लेन कर रहा था ये वाला चीज़। तो इक्वेटर के केस में क्या होता है, यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है, तो यहाँ की जो विंड होगी वो क्या होंगी, ऊपर जाके पहले ही कन्वर्स करेंगी, ये ऐसे जाएंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या है, टेम्परेचर हाई है और प्रेशर क्या है, लो है, और लो प्रेशर में जो होगी विंड वो ऊपर मूव करेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आने के बाद ये सबसाइड करती है, ठंडी हो जाती है तो सबसाइड करती है, ठीक, और ये नीचे आती है और ये इस तरह से ये कंप्लीट पूरा एक सर्कुलेशन बनाती है, ठीक। ये जो सेल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हेडली सेल। अच्छा देखो, यहाँ पर क्लाउड का नाम भी लिखा है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। अगर आपको ध्यान हो तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड हम किस क्लाउड को कह रहे थे, दैट क्लाउड विच इज कॉजिंग द प्रेसिपिटेशन। अगर याद हो तो सिरस क्लाउड कौन सा था, सिरस क्लाउड कोई बताएगा, सिरस क्लाउड कौन सा क्लाउड था, एनीवन, सिरस क्लाउड टॉप मोस्ट, हाँ, और ऑल्टो निम्बस, ऑल्टो मिडिल, हाँ, मिडिल क्लास की वो कार थी ऐसे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, उसके बाद अगर बात किया जाए, देखो यहाँ पर सबसे हमको पता है, यहाँ से अगर हम ले बात पोल की बात ले लें, अगर पोल्स की बात ले लें तो पोल्स में तो हमें पता है ऑब्वियसली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है पोल्स का, बहुत ठंडा है वहाँ पर सारा कुछ। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है तो प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ से डेफिनेटली यहाँ से जो विंड्स होंगी वो इस जगह पे मूव करेंगी, ठीक है, और ये ऊपर कन्वर्ट करेंगी और ये फिर नीचे आएंगे, तो यहाँ बनती है पोलर सेल, ठीक। यहाँ क्या बनेगी, पोलर सेल, ठीक, यहाँ पर बनेगी पोलर सेल। तो यहाँ से विंड ये ऊपर जा रही है और यहाँ वाली विंड भी ऊपर जाती है, तो ये यहाँ से एक सेल और बनाती है, दिस इज नोन एज दी फेरल सेल। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको सिर्फ इतना समझना है, इन तीनों सेल के ओवरऑल नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले पड़ेगी आपकी हेडले सेल, फिर आपकी पड़ेगी फेरल सेल, फिर आपकी पड़ेगी पोलर सेल। तो पोलर सेल तो पता है पोल्स के पास रहेगी, जहाँ से हमें ऑरोरा निकल रहा है, ठीक है, नॉर्दर्न लाइट्स निकल रही हैं। फिर उसके बाद बीच में पड़ेगी फेरल सेल, फर्स्ट पड़ेगी आपकी हेडले सेल्स, ठीक है। तो एक तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल इनके सेल्स के नाम क्या है, हेडले सेल्स, फेरल सेल्स, पोलर सेल, ठीक है ना। तो पहले एच आएगा फिर एफ आएगा, ऐसे याद कर लो, पहले एच तो आता ही है, फिर उसके बाद एफ आएगा, फिर पी उसके बाद ही आएगा, तो सीक्वेंस है भी अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है ना। उसके बाद
बस इतना ही समझना है, बाकी इनकी डिटेलिंग में नहीं जाना है आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या समझना है कि ये जो सबसे पहले अगर बात किया तो 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ में जो विंड चल रहे हैं उसका नाम क्या है वो याद रखना है। उसका नाम हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स। दूसरा क्या है? ट्रेड विंड्स के अलावा क्या और कोई नाम है इनका? हाँ, और भी नाम है इनका। ट्रेड विंड्स के अलावा इनको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्लीज। क्या बोलते हैं इनको? इन दोनों परमानेंट विंड तो बोलते ही इसको, परमानेंट विंड्स को बोल रहे हैं क्योंकि मैंने क्या बताया कि दे आर फ्लोइंग in the tropical region throughout the year, hence we are calling them as the permanent winds. Apart from that, they are also known as the easterlies. किसी भी विंड का नाम जो होता है वो उस बेसिस पे रखा जाता है कि वो कहाँ से आ रही है। किसी भी विंड का नाम इस बेसिस पे रखा जाता है जैसे कि वो कहाँ से। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि इफ़ गंगा इज मूविंग, तो मैंने बोला कि गंगा जो यमुना है, यमुना इज दी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, क्योंकि वो राइट से आ रही थी इसलिए। इन द सेम मैनर विंड जहाँ से आएगी उसका नाम वैसे ही पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको देखें जो ऊपर से ये आ रही है, तो ये कहाँ से आ रही है? ये ईस्ट से आ रही है ना। कहाँ से आ रही है? ईस्ट से। ये ईस्ट ही तो है साइड में। अगर ये ईस्ट से आ रही तो हमने इसको क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया ईस्टर्लीज। नीचे वाली देखो, नीचे वाली भी तो ईस्ट से आ रही है। हाँ, मतलब साउथ है पर है तो ईस्ट ना, साउथ ईस्ट बोल दो कुछ भी हो, तो ईस्ट तो है ना, ईस्ट से भी आ रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट। तो कहने का मतलब है जो ट्रॉपिकल एरिया, ये क्या हो गया? दिस इज द ट्रॉपिकल एरिया, दिस होल इज द ट्रॉपिकल एरिया, ठीक, ये हो गया ट्रॉपिकल एरिया। इस ट्रॉपिकल एरिया में जो विंड फ्लो कर रही है उसको हमने बोल दिया परमानेंट विंड। पहली चीज तो बिकॉज इट इज फ्लोइंग थ्रू आउट द ईयर, हेंस इट इज कॉल्ड एज द परमानेंट विंड्स। इसको हम लोग ईस्टर्लीज भी बोल रहे हैं क्योंकि इट इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन, इसीलिए इसको बोल दिया नॉर्थ ईस्टर्लीज, साउथ ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज हैं इन जहाँ पर ये कन्वर्ज करेंगी। ये क्या है? दिस इज दी ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स। ये कब बनता है? ये जब दो विंड्स मीट कर रही हैं इन दी इक्वेटर रीजन। दिस ITCZ ऑल्सो मूव्स अप्स एंड डाउन विद रिस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ द सन। गर्मी में कहाँ मूव कर जाएगी? ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। ठंड में यानी कि विंटर सोल्स्टिस में नीचे, ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इसके ऊपर जब जाएंगे आप 30 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ पे मिलेगी आपको वेस्टर्लीज। देखो ये वेस्ट से आ रही है इसका, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया वेस्टर्लीज, ठीक। सो दे आर नोन एज दी वेस्टर्लीज, ठीक, क्लियर। तो ये हो गई हमारी वेस्टर्लीज। बस ये नाम याद रखना। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा आपके लेवल पे जो एग्जाम आएगा वहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएगा? वेस्टर्लीज फ्लो इन द रीजन फ्रॉम 30 डिग्री टू 90 डिग्री। नो, रॉन्ग। वेस्टर्लीज फ्लो फ्रॉम द 30 डिग्री टू 60 डिग्री ओनली। यह बोल देगा ईस्टर्लीज फ्लो फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। नो, ईस्टर्ली फ्लो करेंगी कहाँ से? 0 डिग्री से 30 डिग्री, नॉर्थ और साउथ ईस्टर्लीज, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपके यहाँ बनेगा। दूसरा फिर आगे ऊपर वाला तो ईजी है, दिस इज द पोलर ईस्टर्लीज, क्योंकि ईस्ट से आ रही है तो ईस्ट हो गया ना, ये ईस्ट से आ रही है तो क्या हो गया? दिस इज द ईस्टर्लीज, क्योंकि पोलर में है, पोल्स में है, इसलिए पोलर ईस्टर्लीज हो गई। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट तो नहीं इसमें? किसी को पूछ ले, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, ओके। तो ये ITCZ का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा समझ में आ गया, जरूरी था। ये यहाँ पर भी समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक नाम छूट गया, इसको डोल्ड्रम भी बोलते हैं। ये एक नाम छूट गया, इसको डोल्ड्रम भी बोलते हैं, ठीक है। डोल्ड्रम मतलब जो वही जो ITCZ है उसी को डोल्ड्रम बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जब मैं लानीना एलिनो के बारे में बात करूंगा तब यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। बट अभी भी यहाँ समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो मानसून है, जैसे मैंने कहा कि ये समर टाइम में, ड्यूरिंग द समर साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है, ठीक है ना, साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है। तो या पहले विंटर देख लो। विंटर के टाइम पे जैसे अब विंटर के टाइम पे क्या हो रहा है? विंटर के टाइम पे हमारे यहाँ क्या है? विंटर सोल्स्टिस है। विंटर सोल्स्टिस मैंने क्या बताया? ITCZ मूव कहाँ कर जाएगी? साउथ में मूव करेगी। तो ITCZ ये तो कोई मूव करके साउथ में, ठीक। अब ITCZ साउथ मूव करके, और वैसे भी हमको पता है कि विंटर के टाइम है तो हमारा जो लैंड होगा वो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा क्या होगा? हाई होगा। तो इसलिए विंड्स कहाँ मूव करेंगी? हमारे लैंड से यहाँ की तरफ आएंगी। बात समझ गए? समर में क्या होगा? ITCZ मूव टुवर्ड्स दी
नॉर्थ, थोड़ा सा नॉर्थ मूव करेगी। अगर आई टी से नॉर्थ मूव कर गई तो देखो समर में वैसे भी टेम्परेचर क्या था लैंड का, हाई, और प्रेशर क्या था, लो। आई टी से मूव कर गया, और आई टी सी होते क्या है, लो प्रेशर बेल्ट है ना, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स क्या है, लो प्रेशर बेल्ट्स हैं। तो उस टाइम पे वो और ज़्यादा साउथ वेस्ट मानसून को इंटेंसीफाई कर देते हैं। ठीक है, लैंड ब्रीज सी ब्रीज के कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा ये पिक्चर आपको पता होना चाहिए, मैं इसकी एक अलग से ही पिक्चर शेयर कर दूंगा। जैसे मैंने कहा था कि जो ITCZ है, या मैंने कहा था जो ईस्टर्लीज़ हैं, ठीक है ना, जो ईस्टर्लीज़ हैं जो यहाँ पर मूव कर रही हैं ओवरऑल इस रीजन में जो मूव कर रही हैं, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, वो उसको मैंने कहा था परमानेंट विंड्स। ठीक, कुछ होती हैं टेम्परेरी विंड्स जिसको हम लोग लोकल विंड्स भी बोल सकते हैं, यानी कि वो हर टाइम नहीं चलती हैं, कुछ सीज़न में ही चलती हैं। तो वो थोड़ा सा उनके नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना, नाम पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है यहीं से इसी में देख लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल दिस ब्रिक फील्डर, तो ब्रिक फील्डर क्या है, इट इज़ द लोकल विंड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की ब्रिक फील्डर एक लोकल विंड है, ठीक है ना। उसी तरह सिरोको यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट विंड्स हैं, इसके नाम पता होना। चिनूक का नाम आपने शायद सुना होगा, चिनूक का नाम सुना होगा आपने। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है। पहली चीज़ जो लोकल विंड्स होती है वो आपको पता होना चाहिए, और इस विंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ दी ओशियनिक करंट, ओशियन करंट्स। ठीक, कौन सा हॉट वाटर करंट है, कौन सा वार्म वाटर करंट है, ये पता होना चाहिए। अब इसके बारे में आगे क्लासेस में बात करेंगे, ठीक है ना, कौन सा हॉट वाटर करंट है, कौन सा कोल्ड वाटर करंट है। ठीक है, जैसे कोई चीज़, कोई करंट यहाँ से आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात किया दिस करंट, यहाँ से कोई करंट आ रहा है। करंट मतलब कोई, करंट का मतलब क्या होता है, पानी ही है, पानी ही है, ठीक है। पर वो पानी मूव कैसे, जैसे यहाँ से कोई पानी आ रहा है तो अब नीचे क्या है, और ये आसान भी होता है याद करना, बस आपको उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए। जैसे अब नीचे क्या है, नीचे तो पोल्स हैं, यहाँ पर पोल हो गया, सदर्न पोल हो गया, ठीक। अब सदर्न पोल है तो अगर कोई पानी यहाँ से आ रहा है नीचे से, तो वो पोल से आ रहा है ऑब्वियसली, और पोल से आ रहा है तो क्या होगा, वो कोल्ड वाटर होगा, कोल्ड वाटर। अब यहाँ पर पड़ता है क्या आपका, यहाँ पर पड़ता है आपका पेरू, ठीक है ना, इस जगह पे ये पेरू पड़ गया, ये चिली है यहाँ पे, दिस इज द चिली, ये है पेरू, ठीक। तो ये करंट यहाँ, या पानी यहाँ से आ रहा है तो इसको हमने बोल दिया क्या, पेरूवियन करंट, पेरूवियन करंट। एक और इसका नाम दे दिया हम्बोल्ड करंट, हम्बोल्ड करंट। सो पेरूवियन करंट और हम्बोल्ड करंट। तो एक अब क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, क्वेश्चन आएगा पेरूवियन करंट एंड हम्बोल्ड करंट, इट इज़ अ वार्म वाटर करंट। अब वार्म वाटर है कि नहीं है, अब भाई हमको पता है कि पेरूवियन करंट, हम्बोल्ड करंट तो पोल से आ रहा है, तो अगर कोई भी करंट जो पोल से आएगा तो पोल ठंडे होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, दिस इज द कोल्ड वाटर करंट, ठीक है। तो ओवरऑल ये लोकल इवेंट्स के नाम ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, और उसके बाद करंट्स के नाम याद रखने, मैं आपको ये शेयर भी करूँगा, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा सा, एक और चीज़ समझ लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ द जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं, ओवरऑल फास्ट मूविंग बाउंड्री होती है। जैसे मान लीजिए इसकी हम बात करें, दिस इज द जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं कि यू कैन से फास्ट मूविंग वेस्टर्न विंड्स, यानी वेस्टर्न विंड्स मतलब वेस्ट से आ रही हैं वो, तो उसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम्स फॉर्म ओवर द बाउंड्रीज बिटवीन द एयर मासेस ऑफ द डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये डेफिनेशन जेट स्ट्रीम की लिखी है। जेट स्ट्रीम है क्या, नैरो फास्ट मूविंग बैंड ऑफ द एयर दैट फ्लोज इन द अपर एटमॉस्फेयर इन सर्कल्स द ग्लोब मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सिर्फ इतनी सी बात है, यानी कि जैसे हमारा जो ग्लोब है, उस ग्लोब में अगर कोई विंड यहाँ से मूव कर रही है, अपर एटमॉस्फेयर में यहाँ से मूव कर रही है, यहाँ तक जा रही है, यानी वेस्ट से मूव कर रही है और ईस्ट तक जा रही है और बहुत फास्ट मूविंग है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जेट स्ट्रीम, ठीक, जेट स्ट्रीम। अगर वो थोड़ी नीचे बह रही है तो हमने बोल दिया उसको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अगर सब ट्रॉपिकल रीजन में आ गई, ये ट्रॉपिकल रीजन है, दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक, दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन, और उस ट्रॉपिकल रीजन से अगर ऊपर आ गई, ठीक, तो ये क्या होगा, दिस इज द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो अगर थोड़ी सी नीचे आ रही है तो इट इज द सब ट्रॉपिकल रीजन, और अदरवाइज इट इज द जेट स्ट्रीम, पोलार जेट स्ट्रीम, ठीक है। और एक और चीज़ पता होना चाहिए, जब ये पोलार जेट स्ट्रीम ये नीचे कैसे आई, अब इसका नीचे कोई डायग्राम दिया है क्या, नहीं दिया है,
ठीक है, ये नीचे आई कैसे, जैसे पोलर जेट स्ट्रीम जा रही है, जैसे पोलर जेट स्ट्रीम जो है, पोलर जेट स्ट्रीम इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो इट इज़ मूविंग, पोलर जेट स्ट्रीम इट इज़ मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये ऐसे जा रही है यहाँ पर, ठीक है। सो होता क्या है कि कभी कभी इस तरह से मूवमेंट करने में बीच में क्या होता है, कुछ उसका फ्लक्चुएशन हो जाता है, या फिर कहीं मिएंडरिंग करने लगती है, वो मिएंडरिंग करने लगती है। कोई चीज़ मिएंडर कब करती है, कोई चीज़ मिएंडर तब करती है, जैसे मान लीजिए कि रिवर है, मैंने कहा था रिवर बहुत फास्ट आ रही है, ठीक है ना, बहुत पानी बहुत तेज़ है उसका, बहुत तेज़ आ रही है, पानी बहुत तेज़ है, पर जैसे जैसे उसका पानी कम होता जाता है तो क्या होती है, मिएंडरिंग करने लगती है। तो एनीथिंग कभी भी क्या होगा कि जब भी उसमें उसका जो फ्लो होगा वो डिस्टर्ब होगा, इट विल स्टार्ट टू डू मिएंडर और मिएंडरिंग। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर ओवरऑल प्रेशर जो होता है इस विंड का, पोलर जेट स्ट्रीम का, जो कि वेस्ट से मूव कर रही है, वेस्ट से जा रही है किसकी तरफ, ईस्ट तक जा रही है, और उसके अगर ओवरऑल प्रेशर में कुछ भी कमी होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में या टेम्परेचर में कुछ कमी होती है, उस कंडीशन में वो नीचे बह जाती है, नीचे आ जाती है, एंड दिस कॉजेज लॉट ऑफ डिवास्टेशन ऑल्सो, यानी कि डिस्ट्रक्शन भी कॉज करती है। क्यों, अगर ये पोलर जेट स्ट्रीम है तो बहुत ज़्यादा ये कोल्ड होंगी, इसका जो टेम्परेचर होगा बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, तो जब ये नीचे आएंगी तो उस कंडीशन में यहाँ पर बहुत ही फ्रोजन कंडीशन पैदा कर देती है, ठीक है, कनाडा के रीजन में आसपास बहुत ज़्यादा फ्रोजन कंडीशन पैदा हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ओवरऑल जो पोलर जेट स्ट्रीम होती है वो कहाँ फ्लो करती है, दे फ्लो फ्रॉम दी वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है वो नीचे भी थोड़ी सी आ जाती है, और इसी को जो इस तरह से मिएंडरिंग करके मूव करती है ना, इन्हीं को बोल देते हैं हम लोग रॉब्सी वेव्स, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रॉस्बी वेव्स, ठीक है। तो मिएंडरिंग जेट स्ट्रीम जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉस्बी वेव्स। मिएंडर के बारे में तो बता दिया था मैंने आपको, मिएंडरिंग क्या होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया भी है, ये किस तरह से ओवरऑल, जैसे एक बहुत ज़्यादा कोल्ड, जैसे द वेरी कोल्ड है ना, कोल्ड रीजन है, ऐसे मिएंडर कर रही है, ठीक है ना, और ये ओवरऑल वार्म ट्रॉपिकल रीजन है ना, ट्रॉपिकल रीजन तो थोड़ा वार्म रहता है कंपेयर टू दी पोलर रीजन, बट जब ओवरऑल प्रेशर में या ओवरऑल कुछ डिस्टर्बेंस जनरेट होता है तो ये ठंडी वेव्स जो होती हैं नीचे तक बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होता है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ओवरऑल एयर मास के बारे में, थोड़ा सा बात करेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट दी ह्यूमिडिटी बची है अभी, 2-3 क्लासेस बची हैं हमारी अभी। ह्यूमिडिटी के बारे में बात करना है, क्योंकि ह्यूमिडिटी इज़ द फैक्टर विच क्रिएट्स द ओवरऑल, विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, स्पेसिफिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी, हाउ ह्यूमिडिटी प्लेज अ फैक्टर और मेजर फैक्टर रोल in the formation of the clouds, that is important, and ड्यू और ये सारे जो ओस होती है, सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, एंड देन वी विल लीड टू दी फॉर्मेशन ऑफ द एल नीनो ला नीना। तो साइक्लॉन्स बचे हैं हमारे पास अभी, ठीक है ना, विल स्टडी अबाउट दैट विच वन इज़ मोर डिस्ट्रक्टिंग, ट्रॉपिकल साइक्लॉन, टेम्परेट साइक्लॉन्स। आज हमने साइक्लॉन और एंटी साइक्लॉन्स के बारे में बात किया है, एएनसी और सीएनए के बारे में बात किया है, ट्रॉपिकल साइक्लोन और एंटी साइक्लोन्स के बारे में। थंडरस्टॉर्म, टॉर्नेडो लगभग सेम ही है, बट ओवरऑल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्पीड, एंड देन उसके बाद हमें बचा है हमारा द फॉर्मेशन ऑफ द एल नीनो ला नीना, ठीक है। एल नीनो ला नीना विल बी आवर लास्ट चैप्टर, वो कहाँ पे है, ये एनसो, ठीक है। तो ओवरऑल वी आर लेफ्ट विद आई थिंक 2 to 3 क्लासेस, और जो आपके डाउट्स हैं यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, ठीक है ना। कभी अभी क्लास में इतना टाइम नहीं रहता क्योंकि टाइम हमारे पास कम बचा है, सो आई कैन टेक योर डाउट्स इन दी टेक्स्ट, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इन दी व्हाट्सअप और टेलीग्राम, कहीं पर भी, ओके। रेस्ट आफ्टर दीज क्लासेज मोस्ट प्रॉब्ली मंडे, कल तो सैटरडे है, कल तो आपको सबको आना है, बिकॉज कल 5 to 6 हमारी क्या रहने वाली है, करंट अफेयर की क्लास रहने वाली है, ठीक है। एंड फ्रॉम मंडे मोस्ट प्रॉब्ली शायद आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होगी, दैट द शंकर सर विल गोइंग टू टेक योर हिस्ट्री क्लासेस मोस्ट प्रॉब्ली, और बाकी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है, ओके। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल रिप्लाई यू डाउट, है ना, कई बच्चे भेजते भी है डाउट, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, और बाकी फिर आपसे कल मिलता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द लवली क्लास, थैंक यू, दिस इज मोहित तिवारी, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।